उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इन्वेस्ट यूपी गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को तेज करना था। इसमें निवेश के नए अवसरों और विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी ने निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया और उद्योगों को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए प्रशासन को निर्देश भी दिए। इस पहल से उत्तर प्रदेश में निवेश और समग्र विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। संघ ने यूके SSSC की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शी निर्णय लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया कि भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और नकल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नकल विरोधी कानून से युवाओं में भरोसा बढ़ा है और अब हर पात्र अभ्यर्थी को मिलेगा निष्पक्ष अवसर। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं की ईमानदारी और मेहनत ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि राज्य सरकार युवाओं के हितों को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि हाल ही में यूके SSSC परीक्षा में हरिद्वार के एक सेंटर से पेपर लीक की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया। सीएम धामी ने बताया कि युवाओं की मांग पर पहले ही इस मामले की CBI जांच से संस्तुति की जा चुकी थी। अब रिपोर्ट के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर इस पारदर्शी फैसले के लिए आभार जताया और कहा कि सीएम धामी ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया है। हमारे प्रदेश के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, SIT से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे UC देहानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा वो फैसला लेंगे। नशे के बढ़ते मामले पर अब जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने साफ किया कि अब ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालय चिन्हित किए जाएंगे जहां नशे की गतिविधियां पाई जाती हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि ड्रग्स फ्री कैंपस प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए औचक निरीक्षण लगातार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। शिक्षा संस्थानों को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस मुहिम में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नशे से जुड़ी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड कार्रवाई है, तो अगर इसमें कोई भी लिंक वीक हुआ तो वो जो साइकिल है ऑफ एनफोर्समेंट इवेंट्स वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हमारे सभी लिंक्स को उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, चाहे वो हमारे STF हो, पुलिस हो, हमारे इन्फॉर्मेंट्स हों या हमारी सूचना प्रणाली हो कि जब हमें इंफॉर्मेशन कोई देना चाहता है तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी हो उसको रिटेन करने की, ग्रहण करने की भी। इंफॉर्मेशन रिसीट जो हमारा मैकेनिज़्म है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके पश्चात जब हम अपनी सैम्पलिंग करें तो वो हम प्रथम बार अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो किट्स हमारी प्रिलिमिनरी जांच के लिए होती हैं वो किट्स हमने क्रय कर ली हैं और अब बहुत जल्द रैंडमली जो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे स्थल हैं वहाँ पर वो हमारी रैंडम टेस्टिंग अमल में लाई जाएगी हमारी टीम्स द्वारा। टीम हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी है जिसमें SDM, CO और एडिशनल CMO हैं और वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा केस आएगा तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक हैं, डीन हैं, रजिस्ट्रार हैं, ओनर हैं, सबको बुक किया जाएगा। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन मेड क्लियर टू ऑल दी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जो हमारे वनरेबल स्पॉट्स हैं। वनरेबल स्पॉट्स पर तो वो आइसोलेटेड किसी बिल्डिंग के उनको तो बुक किया ही जाएगा, बट ऐसे जो हमारे मास लेवल पे जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स
कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और इस तरह की ये मेल वोलेंट एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं तो डेफिनेटली इसमें जो मैनेजमेंट है उनका इक्वल उनको उनकी कॉम्प्लिसिटी मानते हुए उनको बुक किया जाएगा। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टीम ने किच्छा के लालपुर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्कर बलदेव सिंह के पास से 151 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है। बलदेव सिंह ननक मत्ता के कुख्यात ड्रग नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें पहले से ही प्रिंस सिंह और उसकी मां के खिलाफ नशा तस्करी में नामजद है। एसटीएफ प्रमुख नवनीत भुल्लर ने आमजन से अपील की कि नशे से दूर रहें और तस्करों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए आगे की बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। केदारनाथ धाम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी के दर्शन के दौरान परंपरा उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चारधाम तीर्थ पुरोहित, महापंचायत और केदार सभा ने बद्री केदार समिति के अध्यक्ष पर सदियों पुरानी परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायती पत्र भी भेजा है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए एक सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन पुरोहित समाज का गुस्सा थम नहीं रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इस मसले पर तीखा सवाल उठाया है और कहा कि अगर बीकेटीसी अध्यक्ष ही पुरोहितों का कार्य करेंगे तो फिर परंपराओं का क्या होगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे और धार्मिक परंपराओं का सम्मान सुनिश्चित करे। देखिए, बीकेटीसी के अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाए हैं पंडा पुरोहित ने, अगर उसमें सत्यता है तो निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रिचुअल्स करने की अलग अलग लोगों को प्रावधान किया गया है सनातन धर्म में। कौन पूजा करेगा, कौन अर्चना करेगा, कौन भैरव कहाँ बैठेंगे, देवता कहाँ बैठेंगे, सब चीजें हमारे यहाँ तय है। मंदिर का साइज से लेके पूजा की पद्धति तक हर चीज तय है। और वीआईपी का जो मामला, उसमें मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जब वीआईपी एंट्री होती है तो जो श्रद्धालु है, जो पैदल 21-21 किलोमीटर पैदल ठंड में आते हैं, उन लोगों को बहुत अव्यवस्था होती है, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं और उनको रोका जाता है घंटों तक। और साथ में वीआईपी के आने में जो नई बात पता चली कि अब पंडा पुरोहितों को तो नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां बीकेटीसी के अध्यक्ष या अन्य लोग अंदर बैठे रह रहे हैं, तो निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतनी बड़ी त्रासदी हमने केदारनाथ में देखी है 2014, जिसको लेकर ये कहा जाता था कि बाबा जो है क्रोध में है, और ऐसी चीजें होंगी तो बाबा और क्रोध में आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इसमें सत्यता है उनकी पत्र में, तो निश्चित ही धामी को कठोर कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। दीपावली से पहले जनता को बेहतर और सुगम सड़कें देने के लक्ष्य के साथ यह काम युद्ध स्तर पर जारी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी सचिव खुद रात 12 बजे तक सड़कों पर काम की निगरानी कर रहे हैं। मंत्री जोशी ने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर हालात की समीक्षा की और पीएनजी के 2 अधिकारियों को भी काम पर लगाया है। उन्होंने माना कि भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मसूरी रोड जैसे उदाहरण यह साबित कर रहे हैं कि अधिकारी मेहनत और ईमानदारी से जुटे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 20 अक्टूबर तक सभी प्रमुख सड़कों को ठीक कर दिया जाए। मंत्री जोशी ने इसे सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और उत्तराखंड में सकारात्मक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बताया। देखिए, अगर आपने देखा होगा, युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पीएनजी के अधिकारी को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के शिवाजी नगर की सड़कों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मुख्य मार्ग ही नहीं बल्कि आंतरिक रास्तों पर भी चलना अब लोगों के लिए खतरों से खाली नहीं है। पिछले 2 वर्षों से पेयजल और अब सीवर लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को बार बार खोद दिया जाता है, लेकिन मरम्मत की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। कई जगहों पर केवल मिट्टी डालकर ठेकेदार काम छोड़ दे रहे हैं, जिससे सड़कें उबड़ खाबड़ और बेहद खतरनाक हो चुकी हैं। हालात यह है कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस भी इन रास्तों से नहीं निकल सकती। स्थानीय लोग नगर निगम और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोगों में गुस्सा है और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस पर मेयर शंभू पासवान ने आश्वासन दिया कि शिवाजी नगर का निरीक्षण कर जल्द ही सड़कों को दुरुस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कैबिनेट ने विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी दे दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसे आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह विशेष सत्र राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देहरादून विधानसभा में होगा। जल्द ही इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस रजत जयंती वर्ष में विशेष सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर से चर्चा की जाएगी, जिससे राज्य के विकास में नई ऊर्जा आएगी। चूँकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और 25 सालों में हमारा राज्य कई उतार चढ़ाव से आगे बढ़ा है। उस दौरान के सारे अनुभव और विकास की एक लंबी यात्रा भी चली है राज्य स्थापना के बाद। उन सभी पर विधानसभा के अंदर भी चर्चा हो केवल इसी विषय पर, तो 2 दिन का ये सत्र भी आहूत करने का निर्णय लिया गया है। तो
उसकी तिथि जल्दी ही बता दी जाएगी। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की है। जिले में कुल 431 साइबर अपराधियों का डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें 330 अपराधी अपने घरों पर मौजूद मिले। 20 अपराधी जेल में हैं और 6 की मौत हो चुकी है। जांच के दौरान 75 अपराधी जिले की सीमा से बाहर पाए गए। यह अभियान जिले भर में चलाकर साइबर अपराधियों की पहचान और सत्यापन किया गया। एसएसपी ने आम जन से अपील की कि वो ओटीपी और ऑनलाइन बैंक इंक्वायरी में शामिल न हो, ताकि साइबर ठगों से बचा जा सके। पुलिस का यह कदम साइबर अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विगत दिनों में जो 7 शीर्षक थे, हेड थे, जिस पे कार्रवाइयाँ की गई, उसी क्रम में जनपद बुलंदशहर में जो पिछले 10 वर्षों में साइबर अपराध में संलिप्त अभियुक्त थे, उनका एक बार फिर से सत्यापन कराया गया। जो 100% सत्यापन में ये निकल के आया कि उसमें से 20 अभी भी जेल में हैं और 6 की मृत्यु हो चुकी है और 75 ऐसे हैं जो कि गैर जगहों पर जाकर के रह रहे हैं। उसके लिए टीमें बनाई गई हैं। हम जाकर उनका भौतिक रूप से भी सत्यापन कराएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी उनका हम सत्यापन करेंगे कि वो एक्टिविटीज़ उनको क्या है। इसमें जो थोड़ा एक्टिव मिले हैं, उनको हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई भी किए हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले रहे हैं। इस प्रकार कुल 431 साइबर अपराधियों का सत्यापन किया गया है। इससे एक बार फिर से उनकी एक्टिविटीज़ सामने आई है और हम उन पर निगाह भी रखेंगे और जहां भी उनकी गतिविधियां संदिग्ध आती हैं, फिर आगे भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए ऐसे 41,000 वाहनों और चालकों की पहचान कर ली है जिन्होंने 10 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। अब इन वाहनों की आरसी और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। पुलिस ने फिलहाल 1339 मामलों की लिस्ट आरटीओ को भेज दी है। बाकी मामलों में भी आने वाले 2 महीनों में कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बार बार नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जरूरी है, ताकि सड़कों पर अनुशासन लाया जा सके। यह अभियान उन लोगों को संदेश देता है जो ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं। अब गाजियाबाद की सड़कें होंगी और ज्यादा सुरक्षित, लेकिन नियम तोड़ने वालों के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। गाजियाबाद में मनमाना तरीके से गाड़ी चलाने वालों को अब सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब कार्रवाई इस स्तर पर होगी कि लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। सीधी जानकारी ले लेते हैं, क्या अभी तक का डाटा रहा है, किस तरह की कार्रवाई को अमल में लाया गया है। हमारे साथ एडीसीपी यातायात गाजियाबाद सचिदानंद जी हैं, जो इस बारे में बताएंगे। सर, किस तरह से कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है और कितने लाइसेंस अभी प्रक्रिया में हैं कि जो रद्द होने के? देखिए, टोटल हम लोगों ने 41,000 वाहन ऐसे चिन्हित किए हैं जिस पे 5 या 5 से अधिक चालान गाड़ियों पे हुए हैं। और ऐसी गाड़ियों को चिन्हीकरण करने का पर्पज है कि लोगों के अंदर जो है ट्रैफिक के प्रति एक अनुशासन लाना। और इस संदर्भ में हम लोगों ने जो आरटीओ विभाग है, उन लोगों को भी हम लोगों ने ये सूचना भेजी है और आरटीओ विभाग द्वारा जो है अब तक 1085 नोटिस जो है जारी किए गए हैं। और ये नोटिस हम लोग तामील करा रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं कि ये या तो चालान आप जमा करिए, अन्यथा की दृष्टि में गाड़ी सीज भी होगी और आपके आरसी और जो डीएल है वो सस्पेंशन कार्रवाई भी होगी। इस संदर्भ में लोग जो है चालान जमा भी कर रहे हैं। अभी लोक अदालत जो भी थी तो उसमें काफ़ी लोगों ने चालान जमा भी किया है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें जो हमारे आईसीपी ट्रैफिक 3 जोनों में बटे हुए हैं, इनके द्वारा भी नोटिस जारी की जा रही है। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी चालान हुआ है गाड़ियों पे उसका संबंध शुल्क जमा करें और आने वाले समय में ट्रैफिक के प्रति एक अनुशासन जो है गाजियाबाद में देखने को मिले। सर, यातायात गाजियाबाद की तरफ से जो है 1 से 20 तक की जो गाड़ियां हैं वो कितनी हैं जो लाइसेंस प्रक्रिया में है, और जो 100 गाड़ियों से जो ऊपर जो इन पे अमल लाया जा रहा है वो कितनी संख्याओं में है? एक सवाल और है कि ब्लैक शीशे जो अब बड़े ही मुहिम चलाई जा रही है, ये किस स्तर पे अब चल रही है? देखिए, 100 से अधिक चालान की 30 गाड़ियाँ चिन्हित की गई हैं, जिसमें 2 गाड़ियाँ अदर स्टेट की हैं और बाकी 28 गाड़ियाँ यहाँ की हैं, जिसमें 4 गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। बाकी कुछ गाड़ियाँ चालान अभी लोक अदालत में पे भी कर दी हैं, एक गाड़ी स्क्रैप में चली गई है और बाकी गाड़ियों को ट्रेस करके हम लोग जो है सीज की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा लगातार हम लोग नोटिस भी जारी कर रहे हैं, आरटीओ विभाग द्वारा भी जारी किया जा रहा है, ट्रैफिक कार्यालय द्वारा जारी किया जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है नोटिस प्राप्त करने के बाद से अपने गाड़ियों का चालान पे करें और नहीं पे करते हैं तो उनके डीएल और आरसी सस्पेंशन कार्रवाई की जाएगी और गाड़ी को सीज किया जाएगा। सर, अक्सर देखा गया कि काले शीशे वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें क्राइम पनपता है, तो क्या इस पर किस तरह की कार्रवाई गाजियाबाद यातायात पुलिस की होगी? देखिए, लगातार उच्च अधिकारियों के आदेश है, शासन के निर्देश हैं कि ब्लैक फिल्म गाड़ियां जो है, अगर इसमें देखा जाए तो 10 साल पहले से सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है इसमें, तो ब्लैक फिल्म गाड़ियां जो होती हैं उसमें अपराध की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी गाड़ियों को के विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है और ये पूरे गाजियाबाद जनपद में अभियान चल रहा है। जो सिविल पुलिस है वो भी कर रही है और ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है और हम लोग लगातार इसी गाड़ियों को चिन्हित कर रहे हैं। ब्लैक फिल्म के साथ साथ हूटर, नीली बत्ती गाड़ियाँ लगी हुई हैं या प्रेशर हॉर्न है, तो ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करके हम लोग चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि ऐसी गाड़ियों को जितना चालान की कार्रवाई होगी और इनके विरुद्ध
ऐसी चीज़ की कार्रवाई होगी तो अपराधों में कमी आएगी और इस तरह की घटनाओं पे हम लोग अंकुश लगा सकेंगे। देखिए, मतलब एकदम साफ है गाजियाबाद पुलिस का, उद्देश्य एकदम क्लियर है कि मनमाना तरीके से जो वाहने जो चल रहे हैं उनको नियम के अनुरूप ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो लाइसेंस रद्द होने की भी कार्रवाई यहाँ से की जाएगी। मैं तमाम जानकारियों के साथ बने रहें मेरे साथ, मैं इंद्रेश शर्मा, 4TV न्यूज़ गाजियाबाद। छठ पूजा और दिवाली को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने पूर्वांचल के लोगों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इस अहम बैठक में सभी एसडीएम, एडीएम, एडिशनल सीपी, नगर निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि छठ घाटों की सफाई, जल की शुद्धता, सुरक्षा और रोशनी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सिंचाई विभाग को नदियों और तालाबों की सफाई और साफ पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को कहा गया है कि घाट तक जाने वाले सभी रास्तों की सफाई, सेट बैग और लाइटिंग सिस्टम दुरुस्त रखें। प्रशासन का मकसद साफ है कि पर्व हो श्रद्धा का, लेकिन व्यवस्था हो सख्त और सुरक्षित। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीसी ली थी और जैसा कि एक परंपरा है कि प्रत्येक वर्ष जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार है उससे पूर्व हम लोग बैठक करके व्यापक मात्रा में सभी जितने हमारे शहरवासी होते हैं सभी को आमंत्रित करते हैं और उनके सुझाव सुनते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग तैयारी करते हैं। तो उसी क्रम में आज ये बैठक यहाँ पर दीपावली के पावन पर्व पर और छठ के पावन पर्व के लिए आयोजित की गई थी। मेरे साथ एडिशनल सीपी साहब भी हैं और हमारे सभी डीसी साहिबान, एडीएम साहिबान भी थे, फील्ड के भी सभी हमारे अधिकारी थे और सभी व्यापार एसोसिएशन से भी लोग यहाँ पर आए थे। दीपावली को लेकर और छठ को लेकर हमने विस्तार में चर्चा की है और अलग अलग समूहों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर, प्रकाश व्यवस्था को लेकर अपने अपने विषय बताए थे, जिसको हम मेरे अधिकारियों ने नोट किया है और उसको हम लोग अगले 3 से 4 दिन में व्यापक अभियान चलाते हुए दुरुस्त करेंगे। ऑलरेडी काम चल भी रहा है और जहाँ जहाँ कमियाँ रहेंगी उसे भी पूरा करेंगे। छठ के पर्व को लेकर भी जैसा बताया गया मुझे कि 10 से 15 लाख लोग यहाँ पे छठ का पावन पर्व मनाते हैं और लगभग 77 स्थानों पर सभी नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में मिला के मनाया जाता है। उसके लिए भी हमने सिंचाई विभाग, नगर निगम के साथ में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ में विस्तार में चर्चा की है और हम लोगों ने नए इनिशिएटिव भी लिए हैं। खोया पाया केंद्र में हम लोग बनाएंगे, अलग से स्वास्थ्य शिविर बनाने की बात हमने कही है और घाटों की सुदृढ़ीकरण, साफ सफाई और अभी से ही हो जाए उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को, नगर निगम को और उसके नोडल ऑफिसर्स हमने अपने एडीएम को, एडीएमई को बनाया है। तो इस प्रकार व्यापक चर्चा हुई है और बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमारे साथ सभी पर्व और त्योहार संपन्न हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जहां एक गोली चलती है वहां कई सपने चकनाचूर होते हैं। डोरन लाइन के आर पार रहने वाले हजारों पश्तूनों के लिए यह सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि बटे हुए रिश्तों, खोई हुई पहचान और टूटे हुए भरोसे की लकीर है। एक बार फिर इस रेखा के आसपास बारूद की गंध धुल गई। तालिबान की घुसपैठ और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ने दशकों पुरानी दरार को और चौड़ा कर दिया है। दरअसल डोरन लाइन के पास एक बार फिर गोलियों की आवाज गूंज रही है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में घुसकर फौजी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का यह विवाद कोई नया नहीं है। ये 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे डोरन लाइन कहा जाता है, दशकों से दोनों मुल्कों के बीच टकराव की वजह बनी हुई है। अफगानिस्तान इस सीमा को मान्यता नहीं देता। उसके मुताबिक ये हाइपोथेटिकल लाइन यानी काल्पनिक सीमा है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने अपने हितों के लिए बनाया था। डोरन लाइन 1893 में खींची गई एक रेखा है जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। इसे ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी डोरन ने उस समय के अफगान शासक अब्दुल रहमान खान के साथ समझौते के तहत बनाया था। ब्रिटिशों का उद्देश्य था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन बनाया जाए ताकि रूस की विस्तारवादी नीति को रोका जा सके। यह रेखा पश्तून और बलूच जनजातीय इलाकों से होकर गुजरती है, जिससे इन समुदायों के परिवार दो देशों में बढ़ गए हैं। ये बात इस सीमा को सबसे विवादित बनाती है। अफगानिस्तान इस रेखा को कभी भी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दे सका। उसका कहना है कि ये औपनिवेशिक काल की जबरन थोपी गई सीमा है, जिसे स्थानीय जनजातियों की राय लिए बिना तय किया गया था। डोरन लाइन ने पश्तून समुदाय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो सदियों से सीमावर्ती इलाके में रहते आए थे, लेकिन अब उनके परिवार और कबीले दो देशों में बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान के अनुसार ब्रिटिशों ने इस रेखा को अपनी राजनीतिक और सैन्य जरूरतों के हिसाब से खींचा, न कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर। यही वजह है कि आज भी ये सीमा अफगान लोगों की भावनाओं को आहत करती है। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि काबुल में एक दोस्ताना सरकार बनेगी जो डोरन लाइन को मान्यता देगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। तालिबान ने इस रेखा को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया और पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने इस क्षेत्र में
बाड़ लगाकर सीमा को जबरन तय करने की कोशिश की। तब से अब तक तालिबान और पाकिस्तान फौज के बीच कई बार सीमा झड़पें हो चुकी हैं। तालिबान समर्थित आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान पर हमला करते रहता है, जिससे तनाव और गहरा हो गया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति के अनुसार तालिबान के पास लगभग 80,000 लड़ाके हैं, जबकि अफगानिस्तान की सेना में 5 से 6 लाख सैनिक हैं। इसके बावजूद तालिबान लगातार अफगान सेना पर भारी पड़ता दिख रहा है। तालिबान की ताकत उसकी कबीलाई जड़ों और धार्मिक नेटवर्क से जुड़ी है। मदरसे, कट्टर धार्मिक संगठन और कबायली समर्थन ने तालिबान को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया है। इसके अलावा पाकिस्तान सेना और आईएसआई की गुप्त मदद ने भी तालिबान को एक सैन्य ताकत के रूप में उभरने में बड़ी भूमिका निभाई है और यही कारण है कि अब वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तालिबान को उसने कभी रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए पाला था, वो अब उसकी ही सीमाओं पर खतरा बन गया है। तालिबान न सिर्फ डूरन लाइन को नकारता है, बल्कि पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अपनी धार्मिक और राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर तालिबान के हमले दिखाते हैं कि ये सीमा अब सिर्फ भौगोलिक विवाद नहीं, बल्कि एक सुरक्षा संकट बन चुका है। 2640 किलोमीटर लंबी ये रेखा कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है और यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा कहा जाता है और यहाँ रोजाना सीमा पार हमले, अवैध व्यापार और आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा अस्थिर और भय के बीच गुजरती है।